हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज की हमारी क्लास में भाग एक का अनुच्छेद 1 से 4 तक की आज की क्लास में हम देखेंगे। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं और सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं भाग एक, अनुच्छेद 1 से 4। भाग एक हमारा है संघ एवं उसके क्षेत्र। आइए सर्वप्रथम हम इसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं। पृष्ठभूमि: स्वतंत्रता के समय भारत में राजनीतिक इकाइयों की दो श्रेणियां शामिल थीं। पहली थी ब्रिटिश प्रांत, जो कि ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आते थे। दूसरा है रियासतें, जिसमें देसी राजकुमारों के शासन में थे लेकिन ब्रिटिश शासन के अधीन थे। आइए अब आगे देखते हैं। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारत और पाकिस्तान के दो स्वतंत्र और अलग प्रभुत्व बनाए। हालांकि देसी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए थे, जैसे भारत से जुड़ना, पाकिस्तान से जुड़ना या फिर स्वतंत्र रहना। 552 रियासतों में से 549 भारत में शामिल हो गए और शेष 3, जिसमें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर थे, ये भारत में शामिल होने से मना कर दिया। ये अपने आप में स्वतंत्र रहना चाहते थे। हालांकि समय के साथ वे भी भारत के साथ एकीकृत हो गए। इसमें हैदराबाद जो है वो पुलिस कार्यवाही के माध्यम से शामिल हुआ, जूनागढ़ जो है वो जनमत संग्रह के माध्यम से शामिल हुआ, वहीं जो कश्मीर था वो विलय पत्र के माध्यम से शामिल हुआ था। आइए सर्वप्रथम देखते हैं परिचय। भारतीय संविधान के भाग 1 के तहत अनुच्छेद 1 से 4 संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। संविधान के इस भाग में राज्यों की सीमाओं का निर्धारण, नामकरण, विलय या परिवर्तन में कानून शामिल हैं। आइए हम देखते हैं भाग 1, अनुच्छेद 1 से 4 अर्थात संघ और उसके क्षेत्र। संघ और संघ शासित प्रदेशों से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद। आइए अब हम लोग अनुच्छेद 1 को देखते हैं। अनुच्छेद 1: इंडिया जो भारत है वह राज्यों का संघ होगा। इसमें देश का नाम अर्थात इंडिया और भारत दोनों का जिक्र है, जिसमें इंडिया पहले आता है, तत्पश्चात भारत आता है। अब अनुच्छेद 2 है। अनुच्छेद 2: भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। अनुच्छेद 3: मौजूदा राज्यों की सीमाओं, नामों और क्षेत्रों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 है। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 से संबंधित प्रावधान संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। आइए अब हम लोग अनुच्छेद 1 के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 1, इसमें अनुच्छेद 1 में नाम और संघ का क्षेत्र से संबंधित है। इसमें दो चीजों से शुरू या अनुच्छेद 2 चीजों से सरोकार रखता है। इसमें पहला है देश का नाम और दूसरा है राजनीति के प्रकार। आइए देखिए, देश को संघ के रूप में वर्णित किया गया है। भारतीय संघ अमेरिकी संघ जैसे राज्यों के बीच एक समझौते का परिणाम नहीं है। राज्यों को महासंघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। अमेरिका में राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है, परंतु भारत में राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत के क्षेत्र को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें पहला है राज्यों का क्षेत्र, दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश और तीसरा है ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आइए अब हम लोग अनुच्छेद 2 को देखते हैं। अनुच्छेद 2: नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। इसके बारे में देखते हैं। भारत संघ में नए राज्यों को शामिल करने की शक्ति, नए राज्य स्थापित करने की शक्ति। दूसरे शब्दों में संसद एक कानून पारित करके एक नया केंद्र शासित प्रदेश का गठन नहीं कर सकता है। इसे केवल
एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से किया जा सकता है। अर्थात अनुच्छेद 2 में वो राज्य आएंगे जो हम किसी दूसरे देश के राज्य से जीतेंगे या उससे हम लेंगे, वो राज्य अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आएंगे, जिसका विलय हम सिर्फ संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से ही कर सकते हैं, साधारण कानून के द्वारा नहीं कर सकते। आइए अब हम लोग अनुच्छेद 3 को देखते हैं। इसके अंतर्गत नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। आइए इसके आगे देखते हैं। संसद कानून द्वारा कर सकती है। ए, किसी राज्य से क्षेत्र को अलग करके दो या दो से अधिक राज्यों या राज्य के हिस्से को मिलाकर या किसी राज्य के किसी हिस्से को किसी क्षेत्र से जोड़कर एक नया राज्य बनाना। अब बी है किसी भी राज्य के क्षेत्र का विस्तार करना। सी है किसी भी राज्य के क्षेत्र को कम करना। डी है किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना। या ई है किसी भी राज्य का नाम बदलना। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो भारतीय संघ में शामिल राज्य वर्तमान समय में हैं, उनके राज्यों के नामों का परिवर्तन, दो या दो से अधिक राज्यों की सीमाओं को मिलाकर एक नए राज्य की स्थापना करने का विवरण है। हालांकि अनुच्छेद 3 इस संबंध में दो शर्तें निर्धारित करता है। पहली है ऐसे परिवर्तनों पर विचार करने वाला विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही संसद में पेश किया जा सकता है। और दूसरा है इस विधेयक की सिफारिश करने से पहले राष्ट्रपति को एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने विचार व्यक्त करने के लिए इसे संबंधित राज्य विधानमंडल को संदर्भित करना होता है। राष्ट्रपति या संसद राज्य विधायिका के विचारों से बाध्य नहीं है और समय पर विचार प्राप्त होने पर भी उन्हें स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी विधेयक में संशोधन पेश किया जाता है और संसद में स्वीकार किया जाता है, तो राज्य विधायिका को नए सिरे से संदर्भित करना आवश्यक नहीं है। किसी केंद्र शासित प्रदेश के मामले में संबंधित विधायिका को उसके विचारों का पता लगाने के लिए कोई संदर्भ देने की आवश्यकता नहीं है और संसद स्वयं कोई भी कार्यवाही कर सकती है जो वह उचित समझे। आइए अब अनुच्छेद 4 को देखते हैं। अनुच्छेद 4 नए राज्यों को शामिल या स्थापना। अनुच्छेद 2 के तहत और नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नाम के परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत के लिए बनाए गए कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के रूप में नहीं माना जाएगा। आइए हम लोग केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव को देखते हैं कि किस प्रकार केंद्र शासित प्रदेश और राज्य का उद्भव हुआ। सर्वप्रथम लोग देखेंगे देशी रियासतों का एकीकरण। आइए इसके अंतर्गत देखते हैं। आजादी के समय भारत में राजनीतिक इकाइयों की दो श्रेणियां थीं, ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया और देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए, भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र रहें। 552 देशी रियासतें भारत की भौगोलिक सीमा में थीं, जिसमें 549 भारत में शामिल हो गई और बची हुई 3 रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। यद्यपि कुछ समय बाद इन्हें भी भारत में शामिल कर लिया गया। हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा एवं कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा। 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया। 4 प्रकार ये थे भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग ग एवं भाग घ क्षेत्र।
यह सभी संख्या में 29 थे। भाग क में वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। भाग ख में 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन। भाग ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन एवं उच्च में शाही शासन था। भाग ग में राज्य कुल 10 का केंद्रीकृत प्रशासन था। अंडमान एवं निकोबार द्वीप को अकेले भाग ग क्षेत्र में रखा गया था। धर आयोग और जेवीपी समिति, आइए हम लोग समिति को देखते हैं। जो उस समय की एक मांग थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए, उसको लेकर जो समितियां बनी थी हम उसके बारे में देखते हैं। जिसमें सर्वप्रथम समिति थी धर आयोग और उसके बाद जेवीपी समिति। आइए आगे देखते हैं। देशी रियासतों का शेष भारत में एकीकरण विशुद्ध रूप से अस्थायी व्यवस्था थी। इस देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से दक्षिण से मांग उठने लगी कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो। जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1948 में पेश की। आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। आयोग की सिफारिश से अत्यधिक असंतोष फैला, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे, जिसे जेवीपी समिति कहा जाता है। इसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश की और इस बात को औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। हालांकि अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा, जब मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। इसके लिए एक लंबा विरोध आंदोलन हुआ, जिसके अंतर्गत 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद एक कांग्रेसी कार्यकर्ता पोट्टली श्रीरामुलु का निधन हो गया। आइए अब एक और कमेटी गठित हुई थी जो अंतिम थी, जिसका नाम था फजल अली आयोग। आइए अब देखते हैं फजल अली आयोग। इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्रों में भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी थी। इसके कारण भारत सरकार को दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित करने के लिए विवश होना पड़ा। इसके अन्य 2 सदस्य के एम पडिक्कर और एच एन कुंजरू थे। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसमें एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। समिति ने किसी राज्य पुनर्गठन योजना के लिए 4 बड़े कारकों की पहचान की। आ है देश की एकता एवं सुरक्षा की अनुरक्षण एवं संरक्षण। बा है भाषाओं व सांस्कृतिक एकरूपता। सा है वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क। और दा है प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश के लोगों के कल्याण की योजना और इसका संवर्धन। आयोग ने सलाह दी कि मूल संविधान के अंतर्गत 4 आयामी राज्यों और क्षेत्र के वर्गीकरण को समाप्त किया जाए और 16 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित क्षेत्र का निर्माण किया जाए। भारत सरकार ने बहुत कम परिवर्तनों के साथ इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भाग क और भाग ख के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया गया और भाग ग खत्म कर दिया गया। इनमें से कुछ को पड़ोसी राज्यों के साथ मिला दिया गया था तो कुछ को संघ शासित प्रदेश के तौर पर पुनः स्थापित किया गया। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें तथा ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तथा अगर आप मुझसे मेरे अन्य सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज और इंस्टा पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।